This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, इस क्लास में हम बिजनेस इनकम के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। एज वी हैव ऑलरेडी एग्रीड इन आवर लास्ट क्लास कि हमने बिजनेस के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3, रीसेंट अटेम्प्ट स्प्रिंग 2022 का। एक मिनट, मुझे ना आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आवाज सुन सकते हैं मेरी आप? जी वकार भाई, मेरी आवाज सबको आ रही है। आप देखिएगा, शायद कोई आपकी साइड पे इशू ना हो। जज़ाकुमुल्लाह। जी सर, बहुत क्लियर आ रही है आवाज आपकी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे, ये अटेम्प्ट है स्प्रिंग 2022, रीसेंट अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। बिजनेस का न्यूमेरिकल है, इसी से बात शुरू करते हैं अपनी। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि एग्जामिनर ने हमें इसमें रिक्वायर क्या किया हुआ है, क्या पूछा क्या हुआ है इस सवाल में। एग्जामिनर हमसे रिक्वायरमेंट ये कर रहा है कि जो भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजन के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, टैक्सेबल इनकम भी कैलकुलेट करनी है, नेट इनकम टैक्स पेएबल या रिफंडेबल जितना भी हो वो कैलकुलेट करना है। आकाश के लिए टैक्स ईयर है 2022, और साथ ही साथ कह दिया आपने मिनिमम टैक्स, जो टर्नओवर टैक्स होता है ना, मिनिमम टैक्स 1.25% एट द रेट ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, वो आपने कंसीडर नहीं करना, उसको आपने नहीं कंसीडर करना, उसको इग्नोर करना। और दूसरी बात कही, आपने एक बात का ख्याल रखना कि जो जितनी भी रेलिवेंट एग्जम्पशंस हैं, एक्सक्लूजन्स हैं, डिसअलाउंसेस हैं, जितनी भी एग्जम्पशंस, एक्सक्लूजन्स या डिसअलाउंसेस, वो आपने तमाम के तमाम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं। जी बच्चे, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आकाश, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन आपने अजम्पशन ये लेनी है कि आज तारीख 31 अगस्त 2022 है। क्या अजम्पशन लेनी है कि आज तारीख क्या है? 31 अगस्त 2022। ये अजम्पशन आपने यूज करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आकाश कुमार ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आकाश कुमार की अपनी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जिसका नाम है स्टाइल ऑफ प्रीमियर जी एंड कंपनी, PJC, जो इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये इंफॉर्मेशन आपको ईयर एंडेड 30 जून 2022 के बारे में बताई जा रही है। लॉस बिफोर टैक्स 87 मिलियन का है, टैक्स से पहले लॉस 87 मिलियन का है। ठीक हो गया जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है, इंक्लूड शामिल है, ये बात। एक पेनल्टी है 2 मिलियन की फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स लेट डिलीवर की कस्टमर को, और कस्टमर साथ मुआयदा हुआ था कि अगर गुड्स तुम्हें टाइम पे ना मिली
तो तुम हम पे पेनल्टी चार्ज कर देना, और उसने 2 मिलियन की पेनल्टी चार्ज कर दी। अब आप मुझे बताएं क्या ये पेनल्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ है? बताइएगा जरा जल्दी से, क्या ये पेनल्टी एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ है? नहीं। अगर पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ हो तो फिर वो इनएडमिसिबल होती है। इसका मतलब है इस सिचुएशन में हमें कुछ भी नहीं करना। अब क्या हुआ, अकाउंटिंग वाले ने वो रूल याद है ना आपको, वो बात मैंने आपको समझाई हुई है। एक्सपेंसेस के केस में हम क्या करते हैं, मैं आपके सामने दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको याद होगा हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस के केस में 3 सिचुएशंस बना दी थी, 1, 2 एंड 3। हमने कहा था फर्स्ट वन अकाउंट वाला क्या कर रहा है, फिर हमने कहा था टैक्स वाले के लिहाज से क्या है, और लास्ट पे हमने कहा था इम्पैक्ट क्या आएगा हमारी वर्किंग करंट टैक्सेशन की। अच्छा, पहली बात हमने क्या पढ़ी, हमने कहा अगर अकाउंटिंग वाले ने एक्सपेंस बनाया हो और टैक्स वाला के मेरे मुताबिक भी ये एक्सपेंस अलाउएबल है, मैं आपको मना नहीं करता हूँ, मेरे मुताबिक इनएडमिसिबल नहीं है, तो फिर हम इस इंफॉर्मेशन का कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, अकाउंटिंग वाला अगर एक्सपेंस बनाए और टैक्स वाला कहे ये एक्सपेंस मेरे मुताबिक एक्सपेंस नहीं बनता, ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस है, अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है, एडमिसिबल एक्सपेंस नहीं है, फिर हम इसे किया करते थे एड बैक। थर्ड वन सिचुएशन थी अकाउंटिंग वाले के लिहाज से कोई खर्चा ही नहीं था, टैक्स वाला कहता है मेरे मुताबिक ये खर्चा है और एडमिसिबल है, अब इसे खर्चा बना लो, मैं आपको इजाजत देता हूँ। तो इस केस में हम क्या किया करते थे, डिडक्ट किया करते थे। अब ये 3 सिचुएशंस आपके सामने हैं। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, अकाउंटेंट ने पेनल्टी को अपना एक्सपेंस बनाया। अब जरा तवज्जो से देखिएगा, अकाउंटेंट ने पेनल्टी को पेनल्टी एक्सपेंस बनाया। क्या बना दिया, पेनल्टी एक्सपेंस, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में उसने कहा ना शामिल है। टैक्स वाला भी कहता है एडमिसिबल है क्योंकि फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ तो ये है ही नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई, ये तो मुआहिदा हुआ हुआ था। अब आप मुझे बताएं इसका इफेक्ट क्या होगा, हम क्या करेंगे इस केस में? शाबाश, नो इफेक्ट, क्योंकि अकाउंटिंग के लिहाज से भी एक्सपेंस है, टैक्स वाला इसको एक्सपेंस मानता भी है, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। अब बिजनेस के न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हर बात समझा सकूं। ठीक हो गया जी, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो बच्चे क्या हुआ, ये पेनल्टी एक्सपेंस है, सिर्फ वर्ड पेनल्टी देख के ना ऐसा कर दीजिएगा पेनल्टी का वर्ड आ गया तो उसी वक्त पकड़े और इसे इनएडमिसिबल एड बैक कर दे, नहीं, वो क्या है, लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर। ठीक हो गया जी बच्चे, तो ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट, हमने पहले ही कह दिया इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा बच्चे, सेकंड वन एडजस्टमेंट कमीशन, ये इस सवाल का रिवीजन लेवल पॉइंट है, रिवीजन लेवल पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको कहा था ना बिजनेस के न्यूमेरिकल में कुछ बातें बड़ी समझने वाली। अब इसका ताल्लुक सेल्स टैक्स के साथ है। इससे पहले कि मैं आपको ये सिचुएशन पढ़ाऊं, आप जरा एक उसूल समझ लें, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये हम नोट्स बना रहे हैं, ये पहला नोट हो गया, ठीक हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात जरा समझ लीजिएगा, ठीक है, इस बात को जरा आपने अच्छे तरीके से समझ, ये बात क्या है, कमीशन एक्सपेंस की। किसकी बात होने वाली है, कमीशन एक्सपेंस की बात होने वाली। कमीशन एक्सपेंस अगर थर्ड शेड्यूल आइटम्स हो, कौन सी आइटम्स हो, थर्ड शेड्यूल आइटम्स, थर्ड शेड्यूल आइटम्स को सेल किया जाए, उनके सेल करने पे कमीशन दिया जाए। क्या तक बच्चे बात समझ में आई? ये बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थर्ड शेड्यूल आइटम्स की सेल पे अगर कमीशन पे किया जाए, अच्छा अब अगर कमीशन पे किया जाएगा तो वो कमीशन कमीशन जो पे किया जाएगा
वो जिस एजेंट को भी पे किया जाए, क्या हुआ, जिस एजेंट को कमीशन पे किया जाएगा, कमीशन एक्सपेंस, उसके लिए कंपलसरी है कि ये एजेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में इसका नाम भी मौजूद होना चाहिए। जी बिल्कुल, वही वही एसेंस ऑफ वही चीजें हैं। थर्ड शेड्यूल आइटम रिटेल प्राइस आइटम की बात कर रहे हैं। यहां तक बच्चे बात क्लियर हुई। थर्ड शेड्यूल आइटम की सेल पे दिए जाने वाला कमीशन और जो उसका रेसिपिएंट होगा, रेसिपिएंट जो एजेंट ये कमीशन रिसीव करेगा, रेसिपिएंट जिसको ये कमीशन मिलेगा, वो रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है, वो रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट किस में मौजूद होना चाहिए, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की हम बात कर रहे हैं 2001 के मुताबिक। तो अभी हम सेल्स टैक्स की बात तो करेंगे ही नहीं, यहीं तक बात करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसकी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद होना जरूरी है। अच्छा, अगर ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद ना हो तो फिर क्या, फिर बात को समझना है। इसको जितना भी कमीशन दिया जाएगा, जितना भी कमीशन दिया जाएगा, एक्सेस ऑफ, क्या हुआ, एक्सेस ऑफ, इसको जितना भी कमीशन दिया गया, एक्सेस ऑफ 0.2% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ 0.2% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, जितना भी एक्सेस, इस परसेंटेज का जितना एक्सेस कमीशन होगा, वो एक्सेस कमीशन इन एडमिजिबल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, इन एडमिजिबल हो जाएगा। एड बैक कर देना आपने। ये रूल समझ में आ गया। ये सेकंड वन पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं दोबारा समझाता हूँ। थर्ड शेड्यूल आइटम जिसे हम कहते हैं रिटेल प्राइस आइटम, इनको बेचने पे अगर हम किसी एजेंट को कमीशन पे करते हैं तो ये हमारा कमीशन एक्सपेंस एडमिजिबल होगा, कितना होगा ये डिपेंड करता है जो रेसिपिएंट है, कमीशन रिसीव करने वाला पर्सन है, जो एजेंट है, क्या वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक रजिस्टर्ड भी है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम भी मौजूद है। अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम मौजूद है तो फिर तो ये सारे का सारा कमीशन एक्सपेंस हमारे लिए एडमिजिबल हो जाएगा। नॉट अपीयरिंग, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है या उसका नाम नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका नाम अपीयर नहीं हो रहा तो जितना कमीशन उसे ग्रॉस रेवेन्यू का 0.2% से ज्यादा पे किया जाएगा वो सारे का सारा कमीशन एक्सपेंस इन एडमिजिबल एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन एडमिजिबल एक्सपेंस हो जाएगा। ये रूल अब आपने पढ़ लिया ना, अब अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अब जरा इस बात को समझते हैं। अब आपने मेरी मदद करनी है। कमीशन 2.5 मिलियन का पे किया गया एक डिस्ट्रीब्यूटर को जिसका नाम है लियाकत बशीर, पीजेसीज अपनी प्रोडक्ट सेल की है 50 मिलियन की, तो ग्रॉस रेवेन्यू की अमाउंट कितनी होगी बच्चे, बड़ी तवज्जो से बातों को समझिएगा। ग्रॉस रेवेन्यू की अमाउंट कितनी है, 50 मिलियन की अमाउंट है ग्रॉस रेवेन्यू की। अच्छा, ये प्रोडक्ट कवर्ड है अंदर थर्ड शेड्यूल सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक। जो लियाकत बशीर है ना, नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद नहीं है और किसके मुताबिक, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की जो लिस्ट बनी हुई है उसके मुताबिक उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद नहीं है। ठीक हो गया जी बच्चे। अब आप मेरी मदद कीजिएगा। अब मुझे बताइएगा ये एक्टिव कमीशन एक्सपेंस ओवरऑल कितना पे किया गया। नहीं 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 सिकंदर अली साहब, थोड़ी सी गलती हो गई आपसे।
कमीशन एक्सपेंस की अमाउंट देखें कितनी है, वो है 2.5। कमीशन एक्सपेंस की अमाउंट कितनी है 2.5। सिकंदर साहब अब बात समझ में आई है, कमीशन एक्सपेंस की अमाउंट ये लिखे। अच्छा अब आपने कितना अलाउएबल है, एडमिजिबल कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वो एडमिजिबल है 0.2% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। तो ग्रॉस रेवेन्यू हुआ 50 मिलियन, इसका 0.2% कैलकुलेट कर दें। शाबाश, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया आप लोगों ने जी। 50 मिलियन का 0.2% जरा कैलकुलेट करें। ये फिगर मुझे बता दिया बच्चों ने कहा जी 0.1, बाकी 2.4 ये हो जाएगा इन एडमिजिबल। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सही हो गया। अब ये उसूल कहाँ पे लिखा हुआ है ये मैं आपको रेफर करता हूँ, मुझे अब किताब का सफा नंबर तो नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, आप इंशाल्लाह अभी अभी पढ़ेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर ही। अपनी किताब का चैप्टर 13 ओपन कीजिएगा, अपनी किताब का चैप्टर 13 ओपन करना जी। मुझे एक बच्चे ने पेज नंबर ही रेफर कर दिया जी, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। बच्चे ने पेज नंबर रेफर करके बताया जी, पेज नंबर 289 पे मौजूद है जी ये रूल। ठीक है जी बच्चे, तब मैंने आपको कहा था कि ये अच्छे से समझ हमें तब आएगी जब हम सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आज मैंने न्यूमेरिकल करवाना भी था, तो ये बात मैं और ज्यादा अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दूं, क्योंकि ये रूल आपका वीक ना रह जाए। क्विकली मुझे रिस्पॉन्ड करना पढ़ने के बाद, फर्स्ट पैराग्राफ बस पढ़ने के बाद आपने मुझे बता देना कि आपको बात समझ में आ गई। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। अब देखिएगा मुश्किल पेपर नहीं होता, पेपर में हम क्यों गलतियां कर रहे हैं, हम सही से प्लान बना के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। अच्छा अब आपने मेरी मदद करनी है जरा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। फ्रेट के चार्जेस 1.2 मिलियन के पे किए इन कैश, बता दीजिएगा। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं ना जिनको कैश में पे किया तो वो इनएडमिजिबल हो जाते हैं, ये एडमिजिबल है। हमने कहा फ्रेट एक्सपेंस, अगर फ्रेट का एक्सपेंस एडमिजिबल एक्सपेंस है, irrespective of that whether paid in cash or not, whether paid in banking channel, पूरी बात लिख देते हैं जी, और कैश, चाहे ये बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया जाए या कैश के थ्रू पे किया जाए, ये फ्रेट एक्सपेंस हमारे लिए एडमिजिबल एक्सपेंस होता है। अब मुझे बताएं, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना आप लोगों के लिए, तो ये हमारा एडमिजिबल एक्सपेंस है, तो इसका मतलब इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बात तो आसान हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। जिस बच्चे को मेरी कोई भी बात समझ ना आए ना, उसी वक्त मुझे बता देना, क्योंकि मैं अब आपके सामने भी नहीं हूँ और ना आप मुझे देख पा रहे हैं ना मैं आपको देख पा रहा हूँ। हम सिर्फ सुन रहे हैं, साथ साथ नोट भी करते चले जाएं, ताकि आपका मोमेंटम बना रहे और आप मेरी हर बात समझ पा रहे हो। ठीक हो गया जी बच्चे, चलें जी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अच्छा बच्चे, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन बताइएगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, शाबाश। अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन इनएडमिजिबल हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। एक्सीलेंट। तो अब देख ले आप लोग ही मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, आपने रूल पढ़ा हुआ, आप उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप कर रहे हैं, हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए, अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और ये सीख रहे हैं कि बिजनेस का न्यूमेरिकल हमें सॉल्व कैसे करना। अच्छा बच्चे, अदर इनकम इंक्लूड्स, अदर इनकम में शामिल है, बड़ी अहम बात है। इंश्योरेंस 6 मिलियन की शामिल है, नहीं इंश्योरेंस का क्लेम 6 मिलियन से शामिल है, इंश्योरेंस का क्लेम मिला हुआ है 6 मिलियन से शामिल है। इक्वलेंट टू अकाउंटिंग बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू के इक्वलेंट है। 8 नवंबर 2021 को
एक व्हीकल जो कंप्लीटली डैमेज हो गई थी आग की वजह से, उसकी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, आग लगने से पहले कॉस्ट 10 मिलियन की थी, फेयर मार्केट वैल्यू 8 मिलियन की थी, और ये व्हीकल परचेज की गई थी 1 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा आपको बात समझ आई या नहीं। हमने पढ़ा था अगर कोई एसेट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए, थेफ्ट हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो जो कंसीडरेशन रिसीव्ड होती है इफ एनी, और स्क्रैप वैल्यू इफ रियलाइज्ड एनी, वो हमारी कंसीडरेशन रिसीव्ड कहलाती है। तो ये तो अदर इनकम में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आना, ये तो कंसीडरेशन रिसीव्ड होगी हमारी। इसकी पूरी वर्किंग करेंगे, कंसीडरेशन रिसीव्ड है और इसमें से हम माइनस करेंगे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, और गेन या लॉस फिर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया ना? बात समझ में आई है आप लोगों को? तो ये अदर इनकम में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं ऐड हो जानी 6 मिलियन। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इसे 6 मिलियन को डिडक्ट करेंगे, पहले 6 मिलियन को डिडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी वर्किंग करेंगे। फिर इसकी वर्किंग के लिए हम पूरी की पूरी के कंसीडरेशन रिसीव्ड एक्चुअली, या उसकी स्क्रैप वैल्यू जो रिसीव हुई है वो हमारी कंसीडरेशन रिसीव्ड कहलाएगी। फिर उसके बाद हम इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद या तो गेन होगा या लॉस होगा, वो हम गेन या लॉस की वर्किंग करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? तो वो भी वर्किंग जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन के साथ भी कीजिएगा रिवीजन लेवल पॉइंट, इसके साथ भी लिख ले रिवीजन लेवल पॉइंट। ठीक है, तो क्या है बच्चे, इफ एन एसेट इज लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, देन द कंसीडरेशन रिसीव्ड इफ एनी, कंसीडरेशन जो रिसीव होगी इफ एनी, जिसे हमने कहा था इंडेमनिफिकेशन, इंश्योरेंस क्लेम अगर हमें मिल गया कोई भी, और उसकी स्क्रैप वैल्यू, दोनों को कंबाइन करके हम कहेंगे ये हमारी कंसीडरेशन रिसीव्ड है, और फिर उसकी बेस पे हम गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये रिवीजन लेवल पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तो इसकी वर्किंग मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको करवाता हूँ। उसके बाद बच्चे अमाउंट्स रिकवर्ड। जी बच्चे, ये पॉइंट बहुत अहम है, इसको भी कर लें। अमाउंट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम टू डेटर्स, दो डेटर से अमाउंट रिकवर हो रही है, एक है शमीम और दूसरा फहीम। These amounts have been written off in the last year. ये amounts last year write off हो चुकी हुई। Details are as follows. इसकी डिटेल कुछ इस तरह से। जी बच्चे, अब ये आपके सामने इंफॉर्मेशन, जरा मैं आपके सामने वर्किंग करता हूँ। अच्छा जी बच्चे, अब शमीम और फहीम, सबसे पहले बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने के? 19.2, 28.8 के। बैड डेट्स अलाउ कितने किए टैक्स वाले ने? बैड डेट्स अलाउ किए 13.2 के। 19.2 में से 13.2 लेस कर दीजिए। जी 6, शाबाश। अच्छा, बैड डेट्स रिकवर्ड, अब हमें डिफरेंस लेना है जो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं। बैड डेट्स रिकवर हुए 16.8 के, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 10.8। आपको याद है ना, अगर हमने कहा था अमाउंट्स रिकवर्ड इन एक्सेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बैड डेट्स एंड बैड डेट्स अलाउड, जो एक्सेस अमाउंट होती है वो हमारी क्या हो जाती है? टैक्सेबल, इस पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। याद आ गई बात? ये इसकी हमने खूब प्रैक्टिस भी की थी। हमने कहा था ना कि अगर बैड डेट्स रिकवर्ड, आपने इसका डिफरेंस लेना है। किसका डिफरेंस होना चाहिए? बैड डेट्स और बैड डेट्स अलाउड, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस और बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट, अगर ये एक्सेस हुई बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बैड डेट्स एंड बैड डेट्स अलाउड, जो एक्सेस अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। अब फहीम के लिए वर्किंग करते हैं।
इसको बैड डेट्स अलाउ कितने हुए हैं 14.8, डिफरेंस बताइएगा कितना बनता है जी 14, शाबाश। अब मुझे बताएं बैड डेट्स रिकवर्ड कितने हो रहे हैं, अमाउंट कम रिकवर हो रही है ना, शाबाश, अमाउंट कम रिकवर हो रही है 3.4 से। बाकी ये जो कम अमाउंट रिकवर हो रही है ये हमारा एडमिजिबल एक्सपेंस बन जाएगा, शाबाश, ये हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है जी बच्चे, ये बच्चे बैड डेट्स का पॉइंट मैंने आपको सॉल्व करवाया है, ये बैड डेट्स का ये वाला पॉइंट, ये आपके सामने जो शमीम और फहीम, ये दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन थी, उसको सॉल्व कर दिया, ये इस तरह से सॉल्व होती है ये बात। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अमाउंट रिकवर्ड हुई है ड्यूरिंग द ईयर दो डेटर्स से, एक शमीम है दूसरा फहीम है। ये अमाउंट्स राइट ऑफ कर दी थी लास्ट ईयर जी, स्प्रिंग 2022 क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट ईयर। डिटेल्स इसकी कुछ इस तरह से है, बैड डेट क्लेम किया था 19.2 का, क्लेम कितने का किया था 19.2 का, बैड डेट टैक्स वाले ने अलाउ किया था 13.2 का, बाकी डिफरेंस हुआ 6 का जो डिस अलाउड है, इसे हम ये भी कहा करते थे डिस अलाउड। अगर अमाउंट रिकवर्ड हो जाए और वो डिस अलाउड अमाउंट से ज्यादा रिकवर हो, जितनी एक्सेस रिकवर होगी वो हमारे लिए टैक्सेबल होगी, और अगर अमाउंट रिकवर्ड हुई डिस अलाउड से थोड़ी, तो फिर जितनी भी बाकी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमारे लिए बन जाएगा एडमिजिबल एक्सपेंस। बात क्लियर है, ये भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक कौन सा है, चैप्टर 14 का ये टॉपिक है हमारा। ठीक हो गया जी बच्चे, तो बच्चे ये भी रिवीजन लेवल पॉइंट था। उसके बाद बच्चे रेंट 21.6 मिलियन का, रेंट कितने का बच्चे 21.6 मिलियन का, यकम जुलाई 2021 को, यकम जुलाई 2021 को रेंट की अमाउंट है 21.6 मिलियन। आकाश ने लीज किया अपनी फैक्ट्री की बिल्डिंग को अलोंग विद प्लांट, बताइएगा मुझे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल सही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब याद रूल याद है ना आपको, हमने कहा था प्रॉपर्टी जी, शाबाश, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी, उसका जो रेंट होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, शाबाश, बिल्कुल सही होगा जी। अच्छा बच्चे, मंथली रेंट है 1.8 मिलियन, जरा करें 1.8 मिलियन को 12 से जरा मल्टीप्लाई करके फिगर तो मुझे बताइएगा कितनी फिगर बनती है, 1.8 इंटू 12 21.6, यही फिगर बन रही है जी। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आगे काम करते हैं जी। बिल्डिंग परचेज की गई थी 85 मिलियन की, और कब परचेज की गई है 16 अगस्त 2019 को, इसका मतलब 2020 के अंदर बिल्डिंग परचेज की गई थी, 2020 में बिल्डिंग परचेज की गई थी। सेकेंड हैंड लोकली परचेज प्लांट, प्लांट को इंस्टॉल किया गया 34 मिलियन में और यकम जुलाई 2021, इसका मतलब है प्लांट 2021 में आए, सॉरी 2022 में। जी बच्चे, प्लांट किस डेट पे आ गया, प्लांट आ गया 2022 में, ठीक हो गया, तो 2022 में। ड्यूरिंग द ईयर आकाश इंकर्ड 3.2 मिलियन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये रिपेयर का खर्चा हो गया, ये तो बड़ा आसान सा काम है, ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये हम वर्किंग वहां पे कर देंगे, तो मुश्किल बात नहीं है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट वन, पीजेसीज की लायबिलिटी उसमें शामिल है 14 मिलियन और 17 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस मेड ऑन 18 मार्च 2018 को यकम अगस्त 2018। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, हम अब जरा इस डेट से एनालिसिस करना है, दो डेट्स मैं लिखता हूं और बाद में आपको समझाता हूं। ये 3 साल की बात हम करते हैं, ठीक है जी, और ये हमारा करंट ईयर है, ये है 30 जून 2022, ठीक हो गया।
ये डेट हो गई 30 जून 2021, ये है 30 जून 2020, 30 जून 19, ये डेट है। अच्छा जी, अब ये स्टार्टिंग डेट आ जाएगी 1 जुलाई 2018। अब आपने ख्याल रखना है एक बात का, हमने पढ़ा था ये 3 साल बनते हैं ना, 1 साल, 2 साल और ये 3 साल, ये 3 साल की मुद्दत होगी इस डेट से लेकर इस डेट तक। अगर कोई लाइबिलिटी आपने 3 साल के अंदर पे ना की तो 3 साल मुकम्मल होने के बाद जो 4th ईयर होगा उसमें आपको उस लाइबिलिटी को रिवर्स करके अपनी इनकम बनाना है। क्या बनाना है? इनकम बनाना है। अगर आपने लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इज नॉट पेड विद इन 3 इयर्स, देन क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे ही तीसरा साल मुकम्मल हो, 3rd टैक्स ईयर के बाद 4th टैक्स ईयर में आपने उसको अपनी इनकम बना लेना। अब यहाँ पे हमें 2 अमाउंट्स दे दिए उसने, एक 14 मिलियन की, एक 17 मिलियन। एक की डेट है 18 मार्च 2018, इसका मतलब है 18 मार्च 2018, वो डेट तो यहाँ पे फॉल करती है। तो इसका मतलब है ट्रांजैक्शन इस डेट में अगर आ रही है, वो तो बात समझ में आ रही है, वो उसके लिए तो लायबिलिटी, ये देखे ना, जैसे ही जिस साल लायबिलिटी अराइज हुई उसके बाद से आपने देखना है अगले 3 साल के अंदर अंदर वो पे हो रही है या नहीं पे हुई। अगर वो नहीं पे हुई तो फिर अगले उसके बाद एंड पे 4th ईयर के स्टार्ट में आपने उसको इनकम बना लेना। तो ये तो डेट आ गई है जी बच्चे 18 मार्च 2018, 18 मार्च 2018। ये कितनी अमाउंट है बच्चे? ये अमाउंट है 14 मिलियन की। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की अमाउंट कितनी होगी बच्चे? 14 मिलियन। ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब है ये 14 मिलियन इस जगह पे आके इनकम बन जाएगी। ये इस जगह पे आके क्या रिपोर्ट करेंगे? हम इसे इनकम रिपोर्ट कर देंगे बच्चे। ये इस जगह पे तो इनकम रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि एट द एंड ये लायबिलिटी, मैं दोबारा बताता हूँ बच्चे, शायद मैं बताने में सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ बच्चे। जब ये लायबिलिटी अराइज होगी जिस टैक्स ईयर में, उस टैक्स ईयर से अगले 3 साल के अंदर अंदर अगर ये पे ना हुई, ये पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लायबिलिटी है ना, ये पेमेंट की बात कर रहा हूँ, ये आउटस्टैंडिंग रही, ये पे ना हुई विद इन 3 इयर्स, कब से? जिस साल ये लायबिलिटी अराइज हुई उस साल के एंड से अगले 3 साल के अंदर अंदर, जिस साल ये लायबिलिटी अराइज हुई है उस साल के खत्म हो जाने के बाद अगले 3 सालों में अगर ये लायबिलिटी सेटल ना हुई तो जिस ये 3 साल मुकम्मल होने के बाद जो अगला 4th ईयर स्टार्ट होगा उसमें हम इस लायबिलिटी को रिवर्स करके अपनी इनकम बना देंगे। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? 18 मार्च को आपने चीजें खरीदी, अब ये टैक्स ईयर तो खत्म हो गया, 2018 बिल्कुल पूरा हो गया। 2018 के बाद ये 2019 एक साल, 2020 दूसरा साल, 2021 3 साल हो गए। जैसे ही 3 साल में आपने ये लायबिलिटी पे नहीं की तो 4th ईयर के स्टार्ट में आपने इस लायबिलिटी को अपनी इनकम बना लेना है। तो ये 14 मिलियन आपकी क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगी। अच्छा, अब 17 मिलियन के बारे में डिसीजन दीजिएगा जी। इनकम बनेगी, बिल्कुल सही हो गया, इनकम बन जाएगी ना, क्योंकि लायबिलिटी, आपको लायबिलिटी पे बैक करनी थी और अगर आपने लायबिलिटी पे बैक नहीं की तो फिर ये समझा जाएगा ना कि आपने लायबिलिटी पे ही नहीं करनी है। तो जब लायबिलिटी पे नहीं करनी तो लायबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करेंगे, और डेबिट करेंगे तो किसी न किसी चीज को तो आपको क्रेडिट करना होगा, और क्रेडिट किसको करेंगे? इनकम को ही क्रेडिट करेंगे आप। ठीक हो गया जी? इसे कहते हैं राइट बैक। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए? राइट बैक। अच्छा बच्चे, अब 17 मिलियन के बारे में जरा आपने मुझे डिसीजन देना है, क्या इसको भी राइट बैक करेंगे, इसको भी इनकम बनाएंगे? एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। ये 17 मिलियन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 17 मिलियन का अभी 3 साल की मुद्दत पूरी हुई है। ये 2019 में है 17 मिलियन। शाबाश। तो इसके लिए तो अभी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर हुआ है। इसको 2023 के स्टार्ट में रिवर्स किया जाएगा। एक्सीलेंट, आपको ये बात अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हो गया।
किसी बच्चे को इस रूल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी भी बच्चे को, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं मुझे सुन रहे हैं, किसी भी बच्चे को इस रूल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको समझा पाया हूं जी? एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चे नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल चार्जेस हैं 2.8 मिलियन के। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेव कर दिया बैंक ने रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन। लोन की रीशेड्यूलिंग है जी, लोन पे बैक नहीं कर पा रही है कंपनी। बैंक के पास गई और बैंक के पास जाके कहा कि बैंक भैया लोन पे करने की हैसियत नहीं रखते। बैंक ने लोन को रीशेड्यूल किया और सूद माफ कर दिया 2.8 मिलियन का। अल्लाह माफ फरमा दीजिए। अब जैसे ही 2.8 मिलियन का सूद माफ होगा, बताएं इसका इफेक्ट क्या होगा? ये अब आप लोगों ने बताया। बेनिफिट बिजनेस का बेनिफिट है ना, बिजनेस का बेनिफिट है। बेनिफिट टैक्स वाला ऐसे छोड़ी छोड़ेगा। एनी बेनिफिट रिसीव बिजनेस रिलेशनशिप की सूरत में, किसी भी तरह का बिजनेस का बेनिफिट, शाबाश, एक्सीलेंट, इनकम बन जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया जी, इनकम बन जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। टैक्स डेप्रिसिएशन मैं दोबारा समझा देता हूं जी। एहसन साहब बिजनेस के रिलेशनशिप की वजह से आपने बैंक से कर्ज लिया, आपने नहीं, अल्लाह माफ फरमाए जी, ये पीजेसी ने कर्ज लिया था। कर्ज टाइम पे पूरा नहीं दे नहीं पाए, बैंक के पास गए, बैंक के साथ जाके रिक्वेस्ट की कि भाई कर्ज देने की अहलियत नहीं है, देखा नहीं लॉसेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा। बैंक ने लोन को रीशेड्यूल कर दिया। रीशेड्यूल का मतलब है दोबारा एग्रीमेंट हो गया, डेट उसकी एक्सटेंड हो गई, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्कअप रेट चेंज हो गया, ये रीशेड्यूलिंग हो गई। उस दौरान उसने 2.8 मिलियन का जो फाइनेंस चार्ज था ये माफ कर दिया, वेव कर दिया। और हमने पढ़ा हुआ है किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट बिजनेस के रिलेशनशिप में अगर आपको हासिल हो जाए वो आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाता है, तो ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। टैक्स की डेप्रिसिएशन 48 मिलियन की, बता दें कैलकुलेशन नहीं करवाई इस सवाल में। एडमिजिबल एक्सपेंस, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक, डिडक्ट करेंगे, बिल्कुल सही हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुभान साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं जी आप। अच्छा जी बच्चे, अदर इंफॉर्मेशन, 15 अगस्त 2021 को आकाश ने एक डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट किया। मुझे जरा बताइएगा ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है आपको? ये कौन सी इनकम की बात कर रहा है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कौन सी इनकम की बात कर रहा है? विदाउट फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, शाबाश, विदाउट फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, income from speculation business for the purchase of gold. The contract was to be expired on 15 November 2021. आकाश sold the contract before settlement date और उसने नेट गेन अर्न किया 23 मिलियन का। बस ये इंफॉर्मेशन है, टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में स्पेकुलेशन गेन लिख दिया जाएगा। अच्छा जी बच्चे, 30 जून 2022 को आकाश ने कैपिटल गेन अर्न किया 20 मिलियन ऑन सेल ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि परचेज की गई थी 1 जून 2019 को। 1 जून 2019 को परचेज की गई। ठीक हो गया। अच्छा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कितने साल गुजर चुके होंगे तो बताइएगा जरा, मुझे जल्दी से बताइए। 3 साल गुजर चुके होंगे, ये 3 to 4 ईयर्स के इन बिटवीन है ना। अगर 3 to 4 ईयर्स हो तो कितने परसेंट गेन होता है? 75% गेन इज टैक्सेबल। गलत कह रहा हूं तो फिर करेक्शन करवा दे मेरी। 75% गेन इज एग्जाम, तो मैं वही पूरी बात ही लिखने लगा था। मैं ये लिखने लगा था 75% गेन इज एग्जाम, टैक्सेबल नहीं लिखने लगा। 25% गेन टैक्सेबल होगा। चले जी ठीक हो गया जी, 25% गेन टैक्सेबल होगा जी।
जी वकार साहब, हमने पढ़ा हुआ है ऐसा बिजनेस, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स ना हो, उसके बगैर ही कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई हो जाए, सेटल हो जाए, उसे हम कहते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस। और स्पेकुलेशन बिजनेस को सेपरेट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, लेकिन अगर नॉन स्पेकुलेशन का लॉस हुआ, वो स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। ये बात हमने पढ़ी हुई है। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट 3.6 मिलियन का ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, दीज वर एक्वायर्ड यकम जून 2021। अब मुझे बता दीजिएगा यकम जून 2021 को है, तो ये क्या है, मोर देन 1 ईयर है ना। 75% गेन इज टैक्सेबल, 75% गेन इज टैक्सेबल एज द होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर, तो 75% गेन टैक्सेबल हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर आकाश ने रिसीव किया इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी 70 मिलियन का, 70 मिलियन का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी रिसीव किया होगा। जी ये आपके सामने सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो अब ये आप सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इस सवाल को सॉल्व करना। तो जी बच्चे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे सबसे पहले हमें नाम लिखना है। नाम क्या है जी? आकाश। पर्सनल स्टेटस, पर्सन इंडिविजुअल है ना। उसके बाद बच्चे रेजिडेंशियल स्टेटस, ये जरूरी नहीं आपके लिए लिखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, जो जरूरी है मैंने आपको बताई हुई है। ये रेजिडेंट है, हमारी अजम्पशन होगी कि अगर कुछ नहीं बताया तो वो रेजिडेंट है, और अगर बता दे, जैसे जो बता देगा वो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट बच्चे कंपुटेशन, हमें कंपुटेशन करनी है। कंपुटेशन किसकी करनी है? जो जो उसने रिक्वायरमेंट में बातें बताई हम सारी लिख देंगे। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एंड टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद बच्चे है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर है 2022। जी बच्चे, इंफॉर्मेशन रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन में गिवन है, तो हम भी रुपीज इन मिलियन में लिखेंगे। ठीक होगा जी बच्चे। तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, इसमें दो बातें, सबसे पहले नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, जी नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है सवाल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे था लॉस बिफोर टैक्स, तो हम लिख रहे हैं लॉस बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लॉस की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है जी। क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है? 87 मिलियन का लॉस है जी। ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आप मुझे साथ साथ बताते जाएंगे मेरा कम टाइम लगेगा, और कैलकुलेशन भी साथ साथ आप करते चले जाइएगा। अच्छा बच्चे, इसके बाद हम दो काम किया करते थे, आपको याद है ना? बिजनेस का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चे। हमें सबसे पहले करना है ऐड। ऐड किया करते थे इन एडमिजिबल एक्सपेंस, हमें ऐड करना है इन एडमिजिबल एक्सपेंस को, और बच्चे हमें डिडक्ट करना है, माइनस करना है।
एडमिजिबल एक्सपेंस। तो बच्चे वन बाय वन जो जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने होगी, सबसे पहले पेनल्टी, कोई इफेक्ट नहीं होगा लेकिन लिखना तो है हमें, क्योंकि उसने कहा कोई बात भी छोड़नी नहीं है आपने, तो हमने लिखना है। पेनल्टी क्या है जी? ये एडमिजिबल एक्सपेंस, एडमिजिबल है तो हम इसका कोई इफेक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका इफेक्ट लिया जा चुका होगा, तो हमें इसे कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे नेक्स्ट वन, ये आ गया कमीशन एक्सपेंस। अब आपको पता है ना कमीशन इन एक्सेस ऑफ, हमने इसकी वर्किंग की हुई है, तो कमीशन एक्सेस। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे भी वर्किंग कर देता हूँ। देखें कमीशन थी 2.5 मिलियन, माइनस करना है। कमीशन की अमाउंट कितनी थी? ग्रॉस रेवेन्यू की अमाउंट 50 मिलियन, उसका कितने तक अलाउ था? 0.2% तक अलाउ था। जितनी बाकी एक्सेस अमाउंट थी वो डिस अलाउड थी बच्चे। तो वो बच्चे कितनी अमाउंट हो गई? 2.4 मिलियन, वो हमने ऐड कर दी। सही हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? जी बच्चे ये भी हमारा हो गया। अच्छा उसके बाद बच्चे अकाउंटिंग की डेप्थ, सॉरी फ्रेट चार्जेस अलाउड, वेदर पेड इन कैश, चाहे आपने कैश में ही क्यों ना पे किया हो, ये एडमिजिबल होता। ये भी हो गया बच्चे। उसके बाद अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन इन एडमिजिबल एक्सपेंस। अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी गिवन है? 40 मिलियन। तो बच्चे ये 40 मिलियन अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन की अमाउंट। ठीक हो गया। तो बच्चे अदर इनकम्स में इंश्योरेंस क्लेम, वो माइनस करें पहले, उसकी तो पूरी वर्किंग होगी, अभी वर्किंग कर लेते हैं उसकी। इंश्योरेंस क्लेम है 6 मिलियन का, ये माइनस हो जाएगा। इसके लिए मैं वर्किंग करने लगा। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल है जी, या गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल होगा, तो ये हम कहते हैं या गेन होगा या लॉस होगा ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल। अच्छा जी बच्चे, सबसे पहले कंसीडरेशन रिसीव्ड, वो वही 6 मिलियन है। अच्छा बच्चे अब इसमें से लेस करनी है WDV। तो WDV के लिए सबसे पहले कॉस्ट, क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट, इस एसेट की कॉस्ट है 10 की। इस एसेट की कॉस्ट है 10। अब हमें इसमें से लेस करनी है डेप्रिसिएशन। खरीदा कब गया था इसे? 8 नवंबर 2021 को खरीदा गया इसको, तो 2021 ठीक हो गया जी। 2021 एक मिनट ठहरिएगा। 8 नवंबर 2021, नहीं 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 नहीं, खरीदा इसको गया 1 अक्टूबर 2019 को, सॉरी 2020 में खरीदा गया, 2020 में, सही है। तो इसकी डेप्रिसिएशन पहले 2020 की लेते हैं हम, 2020 की डेप्रिसिएशन।
10 मिलियन, और आपको पता है ना वो डेप्रिसिएशन का उसूल याद है ना आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूँ डेप्रिसिएशन का उसूल। यहाँ तक शायद हमारी वर्किंग मुकम्मल हो जाए, तो डेप्रिसिएशन का उसूल भी मैं दोबारा लिख के समझा देता हूँ आपको। डेप्रिसिएशन के लिए रूल याद है, डेप्रिसिएशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है ऑन एसेट एक्वायर्ड अगर एसेट एक्वायर किया गया ऑन और बिफोर हम इसके लिए दो बातें लिख दिया करते थे, आपको शायद याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम ऑन और आफ्टर कर लें, ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2000 ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020, ठीक हो गया जी बच्चे। और बिफोर यही था बस 1 जुलाई 2020। अच्छा बच्चे इसके केस में भी जी बिल्कुल सही हो गया, एक्विजिशन ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे भी डिस्पोजल, जिस साल डिस्पोजल होगी उस ईयर की बात कर रहे हैं। तो जी बच्चे जिस साल एक्विजिशन हुई उस साल 50% डेप्रिसिएशन, जिस साल डिस्पोजल हुई उस साल भी 50% डेप्रिसिएशन। और ये भी बच्चे इसी तरह से। जी बच्चे इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, फुल एक्विजिशन के लिए फुल ईयर, और डिस्पोजल के लिए नो डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल के केस में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। तो अब ये 1 अक्टूबर 2000 कब खरीदा गया, 1 अक्टूबर 2019, क्या उस डेट से पहले खरीदा गया ना, तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन होगी। इसके केस में हमने क्या चार्ज करनी है, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। तो जी फुल ईयर डेप्रिसिएशन बताइएगा मुझे 10 का अस्सलाम वालेकुम व्हीकल है सर। ना, जी जी सर मैंने वालेकुम पूछना था, सलाम। अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं 31 दिसंबर को बाय करते हैं 30, जी 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 सर अगर हम कोई एसेट 31 दिसंबर को बाय करते हैं या सेल करते हैं तब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, चाहे क्योंकि जब वो मर्जी बिफोर भी नहीं आता आफ्टर भी नहीं आता। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हमने जब एक रूल बना दिया तो फिर अपने आप को परेशान नहीं करना आपने। एक रूल बन गया, साल के दौरान खरीदा जाए, साल के पहले दिन खरीदा जाए, साल के आखिरी दिन खरीदा जाए, दरमियान में खरीदा जाए, किसी भी डेट पे खरीदा जाए। इनकम टैक्स वाले ने कह दिया कि अगर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अगर आपने कोई एसेट परचेज किया तो उसके लिए सबके लिए एक ही उसूल है। अगर तो 1 जुलाई 2020 पे या उसके बाद खरीदा गया, तो जिस साल आपने खरीदा उस साल आपने डेप्रिसिएशन पूरे साल की 50% लेनी है। और अगर उसी एसेट को आपने बेच दिया, जब भी बेचा, जिस साल भी बेचा, उस साल की डेप्रिसिएशन आपने 50% लेनी है। और अगर कोई एसेट आपने उससे पहले खरीदा था, जिस साल आपने खरीदा उस साल आपने उसकी फुल ईयर डेप्रिसिएशन लेनी है, और जिस साल आप बेचेंगे उस साल आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। तो हम ये उसी उसूल के मुताबिक देखें, 2020 की डेप्रिसिएशन 100% ले रहे हैं फुल ईयर डेप्रिसिएशन, तो ये फुल ईयर डेप्रिसिएशन कितनी बन जाएगी 1.5, ये माइनस हो जाएगी, ये एक साल की डेप्रिसिएशन होगी। अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगे हैं 2021 की। 2021 की डेप्रिसिएशन है, अब आपको पता है WDV कितनी फिगर रह जाए रिमेनिंग, जी WDV रिमेनिंग हो गई 8.5, 8.5 का 15% चार्ज कीजिएगा। फिगर बताइएगा मुझे कितनी बन रही है जल्दी से। 1.275, इसको राउंड ऑफ करके 1.3 ले रहा हूं मैं, ठीक हो गया जी। अब डेप्रिसिएशन मुझे आपने बताना है, डेप्रिसिएशन 2022 की हम चार्ज करेंगे,
2022 के हम डेप्रिसिएशन लेंगे? बताए जरा जल्दी से मुझे। नहीं लेंगे। शाबाश। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये देखें हमने रूल पढ़ लिया हुआ है, अगर कोई एसेट बिफोर 1 जुलाई 2020 हो तो जिस साल खरीदेंगे उस साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन लेंगे, जिस साल बेचेंगे उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। तो हमने यही उसूल के मुताबिक ये वर्किंग की हुई है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो इसकी इस साल की डेप्रिसिएशन नहीं होगी। तो अब मुझे बता दें इसकी WDV की फिगर कितनी बन रही है? 8.5 माइनस 1.3। ठीक हो गया जी बच्चे। अब 6 में से 7.2 माइनस कर दीजिएगा बच्चे। 1.2 का लॉस आ गया। लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल है 1.2। ये भी हमने माइनस कर दिया जी। व्हीकल की एडजस्टमेंट भी हो गई थी। व्हीकल के एडजस्टमेंट के बाद बैड डेट्स रिकवर्ड। एक बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट टैक्सेबल होगी और एक हमारी एडमिसिबल एक्सपेंस होगा। तो जी मैं बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम शमीम, इसकी वर्किंग हम लोगों ने कर दी हुई है। बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम शमीम, बैड डेट्स रिकवर्ड बैड डेट्स रिकवर्ड हुए। किससे रिकवर किए? फ्रॉम शमीम, शमीम से रिकवर हुए जी। शाबाश, बिल्कुल सही। 10.8। अच्छा जी, बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम फहीम, इसकी अमाउंट भी बताइएगा। शाबाश, फ्रॉम फहीम। जी बच्चे, इसकी फिगर कितनी बन रही है जी? 3.4। ये माइनस हो। बच्चे अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें, टाइम शॉर्ट है आप लोगों के पास, इधर तवज्जो करें जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चे बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम फहीम, हमने ये भी बच्चे सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया जी बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद बच्चे है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पहले मैं 1 मिनट बिजनेस इनकम पहले मुकम्मल कर लूं, फिर उसके बाद अदर सोर्स के लिए मैं वर्किंग बाद में करूंगा। ठीक हो गया? अभी मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, 1 मिनट। जी बच्चे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर मोर देन 3 इयर्स हमने पढ़ा हुआ है। 14 मिलियन की एडजस्टमेंट हमने करनी है, 14 मिलियन की। ठीक हो गया जी बच्चे? तो जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर मोर देन 3 इयर्स, तो ये रिवर्सल हो जाएगी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ मोर देन 3 इयर्स। अच्छा जी, मोर देन 3 ईयर। अच्छा बच्चे बताइएगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की अमाउंट कितनी है? इधर फोकस करें, ना करें यार, ना करें, ना करें। अल्लाह ताला के जी ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला बेहतर करे। व तुइज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर।
अल्लाह ताला के हाथ में इज्जत और जिल्लत है, ऐसी चीजें ना सोचा करें आप भी, ठीक हो गया ना। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह बेहतर करे, आप इन चीजों को मत सोचा करें, अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है इंशाल्लाह। बस इधर पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। जी बच्चे 14 है, मैंने फिगर लिख दी 14, वो मैसेज पढ़ने लग गया था कुछ बच्चों के, तो ये चीजों इग्नोर करें इन चीजों। सर अच्छा बच्चे इग्नोर नेक्स्ट, करें। डेप्रिसिएशन है 48 बच्चे, टैक्स की डेप्रिसिएशन 48, एडमिसिबल एक्सपेंस। टैक्स डेप्रिसिएशन 48 बच्चे, यहाँ से हमने पूरी की पूरी डिडक्ट कर, ये भी बच्चे हमारा हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट वन है डेरिवेटिव। ये मैं आपके साथ जब जैसे ही हमारी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मुकम्मल होती है उसके बाद ये मैं फिगर आपके साथ लिखता हूँ। ये मेरा ख्याल अब कुछ रह तो नहीं गया, सभी हो गई ये चीजें। तब अदर इनकम में ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी ये देखे बच्चे, अब जरा तवज्जो से समझिएगा एक बात। सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा, ये इसकी ना थोड़ी सी अरेंजमेंट। अच्छा बच्चे ये देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन, अदर इनकम में शामिल है, इंक्लूड्स। अदर इनकम में शामिल है वो कौन सी अमाउंट, ये रेंट की अमाउंट, इसकी भी एडजस्टमेंट कर लें, फिर उसके बाद में ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हमारी मुकम्मल हो जाएगी। 21.6 मिलियन शामिल है, ये शामिल तो नहीं होना चाहिए, इसको हम डिडक्ट करेंगे 21.6 मिलियन। अच्छा जी बच्चे, एक और गलती है वो भी ठीक करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। रेंट इनकम 21.6 मिलियन इसमें शामिल है, तो हमने माइनस कर दी क्योंकि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इसकी वर्किंग हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अलहदा से करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे, तो ये यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया। क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं बच्चे आप? मैंने आपका सवाल नहीं समझा, क्या कहा आपने? मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, सुनिएगा। देखिए ये इंफॉर्मेशन है, ऊपर पेज आ गया था तो मेरे से कुछ चीजें रह गई। अब मैंने पेज चेंज किया तो मुझे पता चला कि कुछ इंफॉर्मेशन थी ठीक होने वाली, मैं उसको करने लगा हूँ जी, दोनों दोनों को करने लगा हूँ, मैं दोनों इंफॉर्मेशन को करने लगा हूँ। बच्चे देखिए, सबसे पहले अदर इनकम में वो कह रहा था 6 मिलियन शामिल है, वो 6 मिलियन हमने माइनस करवा दिया। अब उसके बाद वो कहता है कि अमाउंट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, दो डेटर से अमाउंट रिकवर हुई है, एक से रिकवर हुई है 16.8, एक से ये अमाउंट रिकवर हुई है, दूसरे से रिकवर हुई है 10.6, तो टोटल अमाउंट कितनी रिकवर हुई? 4, 1 कैरी आ गया, ये 6 और 7 और ये फिगर हो गई 27.4 मिलियन। टोटल अमाउंट कितनी रिकवर हुई है? ये वाली अमाउंट रिकवर हुई है। अगर मैं इसको इरेज कर पाऊं तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ। एक फिगर ये रिकवर हुई है, एक फिगर ये रिकवर हुई है, ये दोनों फिगर्स शामिल हैं अदर इनकम में। देखें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बताया हुआ वाजे तौर पे, अदर इनकम में शामिल है। कौन सी अमाउंट शामिल है? अमाउंट्स रिकवर्ड शामिल है। तो ये अमाउंट तो नहीं होनी चाहिए थी, जो होनी चाहिए थी वो एडजस्टमेंट तो हम कर चुके हुए हैं, तो वो भी हम करेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड की अमाउंट जो गलत शामिल थी वो हमने अब इसमें से माइनस करनी, और बाकी सही एडजस्टमेंट हम ऊपर इनकॉर्पोरेट कर चुके हुए हैं। वो फिगर है बच्चे 27.4, वो भी हमने माइनस कर। ठीक हो गया, जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके भी आपको बताई है 16.8 और 10.6। अच्छा बच्चे, एक रह गई अमाउंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की, वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की अमाउंट 14 मिलियन, वो भी हमने कर लिया। और एक रह गई फाइनेंशियल चार्जेस 2.8 मिलियन, वो फाइनेंशियल चार्जेस वेव किए हैं, वो क्या हो गया? इनकम बन गई है। वेव ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस वेव कर दिए। कितने के फाइनेंशियल चार्जेस वेव किए? 2.8 के। जी बच्चे 2.8 मिलियन के फाइनेंशियल चार्जेस वेव। अब आप लोगों ने जरा एक काम करना है, पहले इतने का टोटल करें, जो आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद है सिर्फ इतनी फिगर्स का टोटल कीजिएगा जल्दी से, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप का टोटल करें।
जल्दी से बच्चे बताइएगा टोटल करके। सर -17। अस्सलाम वालेकुम सर। -17 आपने ये 87 सर के ये साथ मैंने टोटल लॉस ऑन डिस्पोजल, हाँ जी ये माइनस करके मैंने बताया -17। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इसके साथ ही आपने अब ये भी टोटल कर लेना है, इन सब का भी टोटल करके मुझे बताइएगा। -17 को कंसीडर करें और इनको भी साथ ही टोटल कर दें। सर ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं समझ आई। जी मैं समझा देता हूँ, अब टोटल कर लें 1 मिनट, फिर मैं उसके बाद समझाता हूँ। सर -124.94 124.6 माइनस 124.94। सर एक सेकंड। सर 124.6 है। यस सर 6 ही है, ठीक है। अब ये कंफर्म कर दें, मैंने फिगर लिखी है, सभी लोगों की यही फिगर बन रही है। मुझे 3 शवाहिद मिल चुके होंगे इसके बारे में। जी ठीक हो गया जी। इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक बच्चे का मैसेज है, उन्होंने कहा है कि जो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल है ना, उसकी बात समझ में नहीं आई। मैं उस पॉइंट को समझाने लगा हूँ, अब जरा सुन लीजिएगा दोबारा से। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो रिमूव कीजिएगा, रिजॉल्व करनी है आपने। ठीक है जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, हुआ ये है कि वो कह रहा है कि मैंने अदर इनकम में 6 मिलियन जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला वो ऐड कर दिया। अब हुआ क्या, हुआ ये कि एक साहब के पास एक गाड़ी थी, वो गाड़ी आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी और इंश्योरेंस के बदले में 60 लाख रुपया इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। 6 मिलियन का क्या मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम। हमने जब डिस्पोजल की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने कहा अगर एसेट बेच दिया जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस्ट हो जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, रिलिंग्विश्ड हो जाए, इसकी इतनी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, उस सब को डिस्पोजल की डेफिनेशन में फॉल कर दिया। फिर अब उसके लिए उसूल भी पढ़ा। हमने कहा जब एसेट लॉस्ट हो गया तो फिर उस वक्त कंसिडरेशन रिसीव क्या समझी जाएगी। चैप्टर 12 ने फिर हमें ये बात समझाई। उसने कहा अगर एसेट लॉस्ट हो जाए उस केस में कंसिडरेशन, अगर उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू हुई, जैसे जल गया, जलने के बाद काट कबाड़ तो हो गई ना, उसको किसी स्क्रैप पे बेचा, वो अमाउंट जितनी भी रियलाइज हुई, एक अमाउंट वो कंसीडर करनी है आपने, अगर वो रियलाइज हुई तो। दूसरी, अगर उसका इंश्योरेंस भी हुई, वहां से आपको इंडेमनिफिकेशन अगर मिल गई तो वो भी अमाउंट। दोनों अमाउंट्स को क्लब कर लीजिएगा, ये आपकी कंसीडरेशन रिसीव्ड की अमाउंट कहलाएगी। कैपिटल गेन में भी अभी रिसेंटली 1 से 2 दिन पहले मैंने फिजिकल क्लास में ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। हमने कहा 6 मिलियन अब हमारी कंसीडरेशन रिसीव्ड कहलाएगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। उस दिन जिस साल ये एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ, उस साल की बुक वैल्यू कितनी बनती है, वो हमने टैक्स के कवानीन के मुताबिक वो भी कैलकुलेट कर ली। वो फिगर बन रही है 7.2। कंसीडरेशन रिसीव्ड है 6। 7.2 और 6, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस अच्छा बच्चे, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस क्या लाएगा, 1 मिनट सिर्फ, ये थोड़ा सा एरर आ रहा है। इन दोनों के दरमियान का बच्चे डिफरेंस कहलाएगा गेन या लॉस। इस सिचुएशन में हमारा लॉस बन गया। तो ये देखिएगा, ये वर्किंग मैंने की हुई है। कंसीडरेशन रिसीव कितनी कंसीडर की गई, 6। एसेट की कॉस्ट थी 10 जब खरीदा गया, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 2020 और 2021 की। और हमने कहा था कि अगर कोई एसेट 2020 से पहले खरीदा गया, जिस साल खरीदा जाएगा उस साल पूरी डेप्रिसिएशन ली जाएगी,
जिस साल बेचा जाएगा उस साल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, तो हमने इस पर डेप्रिसिएशन नहीं ली डिस्पोजल के टाइम। तो इसकी बच्चे बुक वैल्यू 7.2 है और इसका लॉस 1.2 से बना, वो लॉस हमने चार्ज कर दिया। जी बच्चे अब बात समझ में आ गई है या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? जी सर, आगे समझ। ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे अब स्पेकुलेशन बिजनेस। जी कासिम साहब, पॉइंट नंबर 4 में क्या बच्चे आपको प्रॉब्लम है? पॉइंट नंबर 4 में मैंने आपको समझाया था कि अगर लायबिलिटी आपने जिस साल अराइज हुई उस साल के एंड के बाद अगले 3 सालों में अदा ना की, तो 3 साल खत्म होने के बाद उसके 4th ईयर के स्टार्ट में उस लायबिलिटी को रिवर्स करके आपने अपनी इनकम बना देना। 14 मिलियन का ताल्लुक जो था वो देखे मैंने यहाँ पे डाटा फ्लो डायग्राम बना के भी बताया कि देखे 18 मार्च 2018 को एक लायबिलिटी अराइज हुई, उसके बाद 2019 में भी नहीं पे हुई, 2020 में भी पे नहीं हुई, 2021 में भी पे नहीं हुई। यहाँ पे 3 साल पूरे हो गए, ये 3 साल की मुद्दत खत्म हो गई। 4th ईयर के स्टार्ट में ही इस लायबिलिटी को हमें रिवर्स करना है और अपनी इनकम बना देना है। अच्छा दूसरी सिचुएशन ये थी जो 17 मिलियन है वो 2019 में अराइज हुई थी। 17 मिलियन उसका पहला साल यहाँ से शुरू होगा, 2020 उसका फर्स्ट ईयर है, 2021 उसका दूसरा साल है, 2022 उसका तीसरा साल है, ये वाला तीसरा साल है। तो अभी तो 3 साल हुए हैं, वो 2023 में जाके रिवर्स होगी। अगर वो 2022 तक नहीं पे हुई तो 2023 के स्टार्ट में ही वो रिवर्स होगी, वो इनकम कहलाएगी 2023 में, 2022 में नहीं कहलाएगी। इसी वजह से हमने सिर्फ इफेक्ट 14 का लिया था, 17 का इफेक्ट हमने नहीं लिया। ठीक हो गया जी। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने स्पेकुलेशन बिजनेस का कॉन्सेप्ट देखना जी। स्पेकुलेशन बिजनेस, इस क्वेश्चन में उसने हमें गेन की अमाउंट भी बता दी, स्पेकुलेशन में कितना गेन हुआ। स्पेकुलेशन में गेन हुआ 23 मिलियन का नेट गेन। इसको नेगेटिव में मैं इस तरह से नहीं लिखता हूँ, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिख देता हूँ, नेट गेन ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस। जी बच्चे नेट गेन ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस कितना गेन हुआ बच्चे? 23 मिलियन। ये हो गया। आपको पता है ना स्पेकुलेशन का गेन नॉन स्पेकुलेशन के लॉस के साथ एडजस्ट हो सकता है ना, तो ये हमारा ओवरऑल इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाएगा। जी बच्चे इनकम फ्रॉम बिजनेस की फिगर 101.6 हो जाएगी। ये है हमारी जी लॉस है ना बेसिकली, ये लॉस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी ठीक हो गया जी बच्चे। जी बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं अगले हेड की। अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, वो कैपिटल गेन की थी, 2 इंफॉर्मेशन, वो कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है जी। तो कैपिटल गेन की पहले इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इंफॉर्मेशन। जी बच्चे कैपिटल गेन में 2 तरह की हमने ट्रांजेक्शन्स पढ़ी हुई। अब बच्चे देखिएगा, पहली ट्रांजेक्शन हमने क्या पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था कि उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया। क्या किया? इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया। और इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल 20 मिलियन सेल है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये 3 से 4 साल के दरमियान हुई। तो इसका मतलब 25% गेन है। तो जी बच्चे
डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिस्पोज ऑफ क्या हुआ बच्चे, इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हुई है। अच्छा बच्चे अब मुझे बता दीजिएगा गेन की अमाउंट कितनी गिवन है, 20 मिलियन। 20 मिलियन। अच्छा बच्चे ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होती है। अच्छा बच्चे अगर जी शाबाश 3 से 4 साल के दरमियान में हो तो 25% टैक्सेबल होता है। एक्सीलेंट बच्चे, तो ये 5 मिलियन की अमाउंट हो जाएगी। एक्सीलेंट बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट वन स्टेप है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। गेन ऑन disposal of shares of private company। अच्छा बच्चे उसके गेन कितना है, उसके गेन की अमाउंट है 3.6 मिलियन। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 75%, ये फिगर 75% गेन इज टैक्सेबल, इसका 75% गेन टैक्सेबल होगा। क्यों 75% गेन टैक्सेबल होगा, एज होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। तो बच्चे ये फिगर 2.7 बन गई। ठीक होगा जी, एक्सीलेंट जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये भी आपने मुझे फिगर बता दी 2.7। तो कैपिटल गेन टोटल हो गया 7.7 का कैपिटल गेन हो गया बच्चे, ये भी हो गया। अच्छा उसके बाद बच्चे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी बच्चे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। ठीक होगा जी बच्चे, रेंटल इनकम। जी ये है रेंट की अमाउंट। रेंट है बच्चे 21.6 मिलियन का, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इसमें से लेस करने हैं जो एक्सपेंसेस है, लेस एक्सपेंसेस। सबसे पहले बच्चे रिपेयर एक्सपेंस। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर हम 1/5 लेते हैं, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक्चुअल एक्सपेंस माइनस किया जाएगा। क्योंकि बच्चे रिपेयर एक्सपेंस जो एक्चुअल अमाउंट गिवन है वो लेनी है आपने। जी एक्चुअल अमाउंट 3.2 बताइए बच्चे ने मुझे, बिल्कुल सही हो गया जी, 3.2 इसकी हो गई। उसके बाद बच्चे डेप्रिसिएशन 2 एसेट्स की आ जाएगी। डेप्रिसिएशन एक है बिल्डिंग की और दूसरी डेप्रिसिएशन है प्लांट की। तो बच्चे बिल्डिंग वॉज परचेज 85 की है और बिल्डिंग है 16 अगस्त 2019, ये 16 अगस्त 2019 को ली गई है। तो हमने 2022 के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, 2020 और 2021। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे इसकी डेप्रिसिएशन किस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन 85 है, इसकी पहले WDV, पहले साल 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 90% फिगर रह गई। दूसरे साल भी बच्चे इसकी डेप्रिसिएशन 10% चार्ज होगी, इसकी फिगर बच्चे 90% रह जाएगी। और आखिरी जिसके हमें डेप्रिसिएशन चाहिए इसकी 10% ले लेंगे। जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी बनती है। डायरेक्ट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेते होते हैं डेप्रिसिएशन। 6.9 मैंने राउंड ऑफ कर दी है, 6.9। अच्छा बच्चे उसके बाद डेप्रिसिएशन प्लांट की कैलकुलेट करके बताइएगा। प्लांट की कॉस्ट कितनी है बच्चे, प्लांट की क्वेश्चन में कॉस्ट बताई हुई है उसने जी 34 मिलियन की। प्लांट की कॉस्ट कितनी है बच्चे, 34 मिलियन। और इसका फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन है, तो फर्स्ट ईयर है ना 34। और आपको पता है डेप्रिसिएशन का रेट प्लांट पे 15% होता है और इसकी
यकम जुलाई 2020 के बाद है तो 50% डेप्रिसिएशन होगी क्योंकि पहले साल की डेप्रिसिएशन है इसकी। बता दें बच्चे, 2.6 हमने राउंड ऑफ कर दी। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये टोटल एक्सपेंसेस मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। देखें बच्चे, रेंट की अमाउंट ये है, यकम जुलाई 2021 को आकाश ने लीज पे ली फैक्ट्री बिल्डिंग, उसके साथ प्लांट एंड मशीनरी, मंथली रेंट है 1.8 मिलियन, लीज पे प्रोवाइड किया ना ये, पेबल इन एडवांस। बिल्डिंग को परचेज किया था 85 मिलियन पे, किस 16 अगस्त 2019 में। तो 2020 की डेप्रिसिएशन हो गई, 2021 की, और फिर हमने जो कैलकुलेट करनी थी वो 2022 की करनी थी, ये 2 साल की। इसके बाद डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करने के बाद एसेट 90% रह जाना था, इसकी भी मजीद 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट 90% रह जाना था। तो हमने मल्टीप्लाई किया 90%, मल्टीप्लाई किया 90%, और लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन की अमाउंट चाहिए थी, जो रेट था वो हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, इस पर प्लांट इंस्टॉल हुआ है यकम जुलाई 2021 में, तो हमें 2022 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अगर प्लांट फर्स्ट ईयर इस्तेमाल हो तो उस पे हम चार्ज करते हैं पहले इनिशियल अलाउंस 25%, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं सेकेंड हैंड लोकली परचेज। अगर सेकेंड हैंड इंपोर्टेड होता तब भी इनिशियल अलाउंस उस पर चार्ज किया जा सकता था, लेकिन ये सेकेंड हैंड है और लोकली परचेज है, तो फिर इस केस में हमें इनिशियल अलाउंस इस पे चार्ज नहीं करना, क्योंकि इट इज नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस, ये एलिजिबल नहीं है इनिशियल अलाउंस के लिए। ठीक हो गया जी बच्चे। तब भी हमने 34 का कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज की, 15%, और फर्स्ट ईयर 50% डेप्रिसिएशन ली जाती है। तो बच्चे हमने कैलकुलेट कर दी। टोटल फिगर बता दीजिएगा कितनी बन रही है बच्चे। 8.9 एक्सपेंस हो गई जी। अच्छा बच्चे, 21.6 में से 8.9 माइनस कर दें, अच्छा ये 8.9 इनकम बता दी है। सही 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 जी, सर ये ठीक हो गया। 12.7 एक्सपेंस बन रहा है टोटल। 12.7 कहते हैं जी एक्सपेंस आता है। चलें, बहरहाल ये आ गई आपकी इनकम। अच्छा, अब ये आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इस सब का टोटल कीजिएगा, अब इन सब का टोटल कीजिएगा। मैं फिगर्स आपको एक एक करके बता रहा हूँ, आपने इन सब फिगर्स का टोटल करना है जी बच्चे। सबसे पहले 101.6 ये लॉस की फिगर लिख लिया आप लोगों ने, 101.6 लॉस की फिगर। सेकेंड वन बच्चे 7.7 इनकम की फिगर, उसके बाद बचे 8.9 इनकम की फिगर। अब आप मुझे बताइएगा टोटल इनकम। -85। सर ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है सर, ये फिगर हमारे पास टोटल है, टोटल इनकम। सर ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है,
जी बच्चे, देखें टोटल इनकम बच्चे हमने सारी की सारी ऐड कर दी। ये देखें, ये थी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें स्पेकुलेशन भी है, नॉन स्पेकुलेशन भी है। फिर बच्चे कैपिटल गेन हमने ऐड किया, बट आपको ये पता है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, ठीक है, याद है ना आपको। और ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करेंगे। उसके बाद बच्चे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी नॉर्मल टैक्स रिजीम में होती है। तो टोटल इनकम हमने कैलकुलेट कर दी, ये टोटल इनकम नेगेटिव में आ रही है, मींस लॉस हो गया। कैपिटल गेन टैक्सेबल एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ये 5 मिलियन मैंने इसमें से डिडक्ट कर दिया, बाकी जो लॉस रह गया वो 90 मिलियन का है। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाए, ठीक हो गया जी। जी अब पूछे खबर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिला है, इसके अगेंस्ट हमने जो मतलब कि उस एसेट के जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो इधर से क्यों हमने माइनस करवाया? हालांकि इसको तो जो ये हमने मतलब ये जो पढ़ा था और ये सीखा था, ये तो हम उसके बिजनेस इनकम में जाके इस तरह इसकी वैल्यूएशन करके डिडक्ट करते थे। नहीं, वो एसेट जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है, वो उसका एक्सपेंस हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में से तो नहीं माइनस कर सकते ना। सर ये हमने मतलब कि पढ़ा था फिर जो जो सब डेप्रिसिएशन बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अगेंस्ट, उनकी प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट हम अलाउ करवा सकते थे, लेकिन जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट हम डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करवा सकते। समझ नहीं है सर बात की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और आपने उसे रेंट पे दे दिया, अगर सर आपने उसे रेंट पे दे दिया है, आप उसे रेंटल इनकम वसूल कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी की इनकम के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करवा रहे हैं तो फिर उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप डेप्रिसिएशन अलाउ करवा सकते हैं। इसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं, चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स में डेप्रिसिएशन अलाउएबल एक्सपेंस है हमारा। ये बिजनेस और अदर सोर्स की इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस अलाउ हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये अलाउएबल एक्सपेंस नहीं होता, ठीक है जी। सही सर, जी जी सर, सही समझ आया। अच्छा जी बच्चे, अब ये बच्चे हमारी टैक्सेबल इनकम है। अब आप मुझे बताइएगा ये लॉस है, लॉस, तो क्या इस पे टैक्स की अमाउंट कोई बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा अब यहाँ पे एक उसूल, एक बात बड़े अच्छे से समझनी है आपने। वो बात क्या समझनी है? बात ये समझनी है जी, मुझे ना बात समझ नहीं आई जी। गुलाम मोहिउद्दीन साहब क्या कहा आपने? मुझे आपकी बात ना समझ नहीं आई। जी ठीक है जी। अच्छा बात समझिएगा, जरा तवज्जो से चीजों को समझना है ताकि गलती ना हो जाए। अच्छा बच्चे देखें, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट भी मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा लॉस है, ठीक है ना। तो जब लॉस है उस केस में हमें उसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उसकी मेन इनकम पे भी नहीं है तो इस पे भी ऐड करेंगे तो वो नेट तो लॉस ही रहेगा, और वो कंपनी जो है वो लॉस अपना खुद बेयर करती है। अच्छा इससे आगे जल्द अज जल्द कर लें, लाइट चली गई है, लाइट चली गई है तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, सिस्टम मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो नमाज का भी वक्त नहीं, इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर शायद मेरी क्लास ना हो पाए। तो 5 मिनट में इसको कंक्लूड करता हूँ, तो फिर उसके बाद बाकी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस भी कर दूंगा, ठीक है जी बच्चे। ये मैं जैसे ही लाइट आएगी ये मैं फाइल आपके साथ पीडीएफ की बना के शेयर कर दूंगा, आप परेशान ना हो, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझ लें, ठीक है। अच्छा बच्चे, सर काइंडली एक टैक्स, दफा जूम आउट कर दें। जी मैं कर दूंगा। मैं देखिए बस जूम आउट करने के चक्कर में ना लाइट चली जाएगी, फिर हम इससे आगे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। टैक्स लायबिलिटी बच्चे, हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा मुझे बताइएगा, हमारी टैक्सेबल इनकम ये तो है ही नहीं, टैक्स लॉस है, तो फिर उस सिचुएशन में बच्चे हमारी टैक्स की अमाउंट तो नहीं बनेगी। हमें इस सिचुएशन में मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था, 1.25% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू।
लेकिन एग्जामिनर ने कहा है कि आपने मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना, उसकी एप्लीकेशन नहीं करनी। तो मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई इसी वजह से यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगर एग्जामिनर हमें मना ना करता तो हम मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते। अच्छा, अब मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई हो ही नहीं सकता, लेकिन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के ऊपर तो टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कैलकुलेट करते हैं। 5 मिलियन का गेन है। अब आप मुझे बताइएगा इस गेन पे टैक्स का रेट क्या अप्लाई होगा। हमने पढ़ा था अगर इनकम इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिस्पोजल पे गेन हमारा अप टू 5 मिलियन हो, कितना हो, अप टू 5 मिलियन, तो टैक्स का रेट कितना अप्लाई करते हैं बच्चे, 3.5%। तो 5 मिलियन का 3.5% मुझे बता दीजिएगा कितनी अमाउंट बन रही है। सर 175,000। 175,000। बाकी फिगर्स हमने मिलियन में लिखी, ये इसमें करेंगे तो इसको भी मैं उसी में कर देता हूँ। 0.175 ये बच्चे हमारी टैक्स की अमाउंट हो जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे। तो यही अमाउंट हमारी टैक्स की बनेगी, इसके अलावा टैक्स की और कोई अमाउंट नहीं बनेगी। ना इस सवाल में कोई उसने टैक्स क्रेडिट की इंफॉर्मेशन दी थी, ना इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बचे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा और इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक बिजनेस इनकम का न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा, कोशिश कीजिएगा उसको भी सुन लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर। और नमाज के बाद शायद हमारी क्लास अब मुमकिन ना हो सके क्योंकि अभी लाइट गई है और मेरा सिस्टम ज्यादा देर तक चल नहीं पाता। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बच्चे, ये टैक्स के रेट्स देखें क्वेश्चन के अंदर अमूमन गिवन होते हैं। ये देखें, ये टैक्स के जब भी टैक्स का पेपर होगा उसके सबसे आखिरी पेज पे टैक्स के रेट्स गिवन होते हैं। ये देखें, एग्जामिनर ने आपको 38 का बताया हुआ, 37A ये डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 37A का बताया हुआ है। इसके अलावा अगर बता दिया कि आपका गेन 5 मिलियन तक का होगा तो 3.5%, 7.5%, 10% और 15% टैक्स का रेट होगा। इसके अलावा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के लिए 20% रेट होगा। सर डेप्रिसिएशन के लिए सोल्यूशन जो जूम कर दो। डेप्रिसिएशन के लिए जो रेट्स होंगे वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो ईच एंड एवरी रेट गिवन है जो भी इस पेपर में यूज होना था, तो आप इस चीज से परेशान हो गए। ठीक है जी, सर ये जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्वेश्चन दिखा दें एक बार। सर जी जी ये क्वेश्चन मैंने खोल दिया जी। सर जूम आउट कर दें इसको, ये जूम इन होगा। मैं अगर आपके साथ पीडीएफ की फाइल बना के शेयर कर दूं तो बेहतर नहीं हो जाएगा? नहीं सर, वो एक चीज कंफर्म है। जी 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 ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।